टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अधिकार के बारे में। अधिकार यानी राइट्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या होता है, इसके कितने प्रकार है और अधिकार को कौन लागू करता है और अधिकार को कौन स्वीकार करता है। ठीक है, तो अधिकार के प्रकार भी आप जानेंगे। अधिकार जो चैप्टर है ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आम नागरिक जो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकार की अज्ञानता की वजह से कई बार नागरिक के साथ या जनता के साथ या हमारे साथ अन्याय हो सकता है। तो उस अन्याय से बचने के लिए हमें अपने अधिकारों का ज्ञान होना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर को। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। ठीक है, तो अधिकार क्या है? हमारे सामाजिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है, जिसके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए कोई यूजफुल कोई काम कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यानी अधिकार का इतना महत्व है कि ना तो व्यक्ति इसके बिना अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। इसीलिए राज्य जो है अधिक से अधिक विस्तृत अधिकार प्रदान करती है। लास्की के शब्दों में कहा जाता है कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जाता है। ठीक है, राज्य को अच्छा या बुरा किस आधार पर कहा जाता है? इस आधार पे कि वह अपने नागरिकों को किस प्रकार का अधिकार प्रदान करता है। तो समझे अधिकार का कितना महत्व है। अधिकार का अर्थ और परिभाषा जानते हैं। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई है, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। ठीक है, तो व्यक्ति को जो है प्राकृतिक रूप से बहुत सारी शक्तियां हैं मिली हुई, लेकिन बाहरी सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है व्यक्ति को। ठीक है, ताकि वह अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके और समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। तो राज्य जो है व्यक्तियों को ये सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, और राज्य के द्वारा व्यक्ति को जो सुविधाएं प्रदान की जाती है इन बाहरी सुविधाओं को ही अधिकार कहते हैं। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, अधिकार जो है सकारात्मक सुविधा होती है। अधिकार किसी व्यक्ति का अधिकार किसी दूसरे के लिए गलत साबित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे व्यक्ति अपनी अधिकार जो है इससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सकता है। प्रमुख विद्वानों द्वारा अधिकार की देखो किस तरह से परिभाषाएं दी गई है। लास्की एक विद्वान है, उनके अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। तो देखो यहाँ पे विद्वान जो कथन कहते हैं ना, अगर आप आंसर में अपना हूबहू ऐसे ही आप लिख देंगे इनका कथन, तो आपका मार्क्स बढ़ने का संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, तो बीच में एक दो जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना विद्वान के, वो जरूर डालिएगा। ठीक है, अब देखिए अधिकार लास्की के अनुसार आपने जाना। अब देखिए बोसांके नाम के एक विद्वान है, उनके अनुसार अधिकार क्या है। बोसांके के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यहाँ पे देखिए आपका 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकल कर आ रहा है, क्वेश्चन आंसर। और अधिकार को कौन लागू करता है? राज्य लागू करता है। ठीक है, और अधिकार को कौन स्वीकार करता है? समाज स्वीकार करता है। क्लियर? तो अब देखिए भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो। ठीक है, अब देखो अधिकार के आवश्यक लक्षण क्या होते हैं। लास्की, वाइल्ड और श्रीनिवास शास्त्री ने अधिकार की जो परिभाषाएं दी है उन परिभाषाओं और अधिकार की सामान्य धारणा के आधार पर अधिकार के निम्नलिखित आवश्यक लक्षण कहे जा सकते हैं। देखो क्या क्या उसके आवश्यक लक्षण है अधिकार के। सामाजिक स्वरूप,
अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण है कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है वो उसके अधिकार ना होकर प्राकृतिक शक्तियाँ है। ठीक है, तो अधिकार का सबसे पहला लक्षण क्या है, आवश्यक लक्षण, इसका सामाजिक स्वरूप, यानी कि समाज द्वारा इसको स्वीकृति मिलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है उसके अधिकार नहीं होते, बल्कि वो प्राकृतिक शक्तियाँ होती है। जब तक उसे सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल जाए, जब तक उसे समाज स्वीकार ना कर ले, वो अधिकार नहीं कहलाएगा। ठीक है, अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता और सुविधा का नाम है, और इस स्वतंत्रता एवं सुविधा की आवश्यकता तथा उपभोग समाज में ही संभव है। समाज में रह के ही व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करता है ना। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा राज्य के द्वारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसकी सिद्धि समाज में ही संभव है। ठीक है, और इस दृष्टि से भी अधिकार समाजगत ही होते हैं। क्लियर। अब देखो कल्याणकारी स्वरूप, अधिकार का कल्याणकारी स्वरूप, अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है। इस कारण अधिकार के रूप में केवल वे ही स्वतंत्रताएं और सुविधाएं प्रदान की जाती है जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक या सहायक हो। व्यक्ति को कभी भी वे अधिकार नहीं दिए जा सकते जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो। इसी कारण मदपान, जुआ खेलना, आत्महत्या अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कल्याणकारी स्वरूप, अधिकार का जो है आवश्यक लक्षणों में है कल्याणकारी स्वरूप, यानी अधिकार वैसे ही राज्य देते हैं जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके। ठीक है, व्यक्ति को कभी भी किसी तरह का नुकसान ना हो। इसी कारण मदपान, जुआ खेलना और आत्महत्या अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब देखो लोकहित में प्रयोग, अधिकार का एक और लक्षण है लोकहित में प्रयोग, यानी कि लोगों की भलाई के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अपना तो व्यक्तित्व का विकास करना ही अधिकार के द्वारा, साथ ही साथ सामूहिक हित भी उसमें होना चाहिए। अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो। यदि कोई व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार से उपयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों या संपूर्ण समाज के हित में बाधा पहुंचती है तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है उसको इस प्रकार इस्तेमाल करना है ताकि अन्य व्यक्ति या समाज या किसी भी समूह को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता है, किसी तरह का बाधा पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जाता है। ठीक है, उसको लिमिटेड किया जाता है, छीन लिया जाता है। अब देखो राज्य का संरक्षण, अधिकार का एक आवश्यक लक्षण यह भी है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है। अधिकार की रक्षा का जिम्मेदारी किस पे होता है, राज्य पर होता है। ठीक है, और इस संबंध में राज्य आवश्यक व्यवस्था भी करता है। अधिकार का संरक्षण करने के लिए, अधिकार की सुरक्षा करने के लिए राज्य जो है ज़रूरी व्यवस्था भी करता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, यह बात व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और समाज भी इसे स्वीकार करता है। ठीक है, लेकिन राज्य जब तक आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था ना करे उस समय तक परिभाषिक अर्थ में इसे अधिकार नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखो अधिकार के लक्षणों में एक और लक्षण है सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। अधिकार का एक अन्य लक्षण यह भी है कि अधिकार समाज के व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं और इस संबंध में जाति, धर्म, लिंग और वर्ण के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है। ठीक है, सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता जो लक्षण है अधिकार का, इसका अर्थ यह है कि अधिकार जो है किसी को भी भेदभाव करके नहीं दिया जाता, सबको समान अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, किसी जाति, धर्म, लिंग और वर्ण के आधार पर कोई भी भेद अधिकार प्रदान करते वक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अधिकार के उपयुक्त लक्षणों, अधिकार के जो 5 लक्षण मैंने बताए उसके आधार पर सामान्य शब्दों में अधिकार को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिए आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है
और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है। क्लियर? अधिकार क्या है? अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु, अब आसान शब्दों में समझ लीजिए कि अधिकार जो है इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है, और विकास के लिए आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियाँ जिन्हें समाज स्वीकार करे और राज्य लागू करे, वो अधिकार है, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकार जो है साधारणतया अधिकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है नैतिक अधिकार और दूसरा है कानूनी अधिकार, ठीक है। नैतिक अधिकार जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉरल राइट्स, और कानूनी अधिकार जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीगल राइट्स। चलिए जानते हैं क्या है लीगल राइट्स एंड मॉरल राइट्स। मॉरल राइट्स यानी नैतिक अधिकार जो है, नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। अनेक विचारकों के द्वारा इन्हें अधिकार के रूप में ही स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि वे अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं, ठीक है। नैतिक अधिकार जो है क्या है, नैतिक अधिकार का संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है, लेकिन कई विचारक जो है इसे अधिकार के रूप में, नैतिक अधिकार को अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि ये अधिकार राज्य द्वारा, इन अधिकारों की राज्य सुरक्षा नहीं करती है, ठीक है। इन्हें धर्मशास्त्र, जनमत या आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाता है और राज्य के कानूनों से इनका कोई संबंध नहीं होता है। राज्य इनके लिए कोई कानून संबंध नहीं होता है, ठीक है। कानूनी अधिकार क्या है? लीगल राइट्स। लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार वे अधिकार होती है जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है, ठीक है। कानूनी अधिकार की व्यवस्था कौन करता है? राज्य करता है, और जिनका उल्लंघन कानून से दंडनीय होता है। और यदि कानूनी अधिकारों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसका कानून द्वारा उसे दंड दिया जाता है, ठीक है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। लीकॉक ने इन अधिकारों की परिभाषा करते हुए कहा है कि कानूनी अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और रक्षित होते हैं, ठीक है। कानूनी अधिकार क्या है? यह ऐसे अधिकार है, ऐसे खास यानी विशेष अधिकार है जो एक नागरिक को दूसरे नागरिक या अन्य नागरिकों के विरुद्ध, उनके विरोध में प्राप्त होता है और ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और ये राज्य द्वारा रक्षित, माने राज्य इसकी रक्षा करता है, ठीक है। कानूनी अधिकार के दो भेद किए जा सकते हैं। पहला है सामाजिक या नागरिक अधिकार, दूसरा है राजनीतिक अधिकार, ठीक है। पहले तो देखिए अधिकार का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक नैतिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार। अब कानूनी अधिकार में भी दो भेद है इसके, ठीक है। कानूनी अधिकार के कितने भेद है? दो भेद है। कौन कौन है? सामाजिक या नागरिक अधिकार और दूसरा है राजनीतिक अधिकार, ठीक है। चलिए जानते हैं कि क्या है ये सामाजिक या नागरिक अधिकार। प्रमुख सामाजिक या नागरिक अधिकार निम्नलिखित है। सामाजिक और नागरिक अधिकार में बहुत सारे अधिकार शामिल होते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। सामाजिक या नागरिक अधिकार में है पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति होने के नाते सम्मान और महत्व प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और जाति, धर्म व आर्थिक स्थिति के भेद के बिना सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का विकास करने के लिए समान सुविधाएं प्राप्त होना चाहिए। समानता का अधिकार प्रजातंत्र की आत्मा है और इसके अग्रभेद है। देखिए समानता के अधिकार में भी कितने सारे अधिकार है। राजनीतिक समानता होती है, सामाजिक समानता का अधिकार होता है, आर्थिक समानता का अधिकार होता है, बहुत सारा होता है समानता में, ठीक है। तो देखो राजनीतिक समानता का अधिकार का क्या अर्थ है। राजनीतिक समानता का अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार बिना किसी पक्षपात के यानी बिना किसी भेदभाव के देश के शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। यानी कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए उनको अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। इस राजनीतिक समानता के प्राप्ति प्रजातंत्रात्मक शासन की स्थापना और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था द्वारा ही संभव है, ठीक है। हमारे देश भारत में क्या है? वयस्क मताधिकार व्यवस्था है, तो ये जो है राजनीतिक समानता का अधिकार के अंतर्गत है। और कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में भाग ले सकता है और मत दे सकता है वयस्क मताधिकार के द्वारा, तो ये सब राजनीतिक समानता के अधिकार में शामिल है। इसी में यह बात भी शामिल है कि न्याय और कानून के दृष्टि से भी सभी व्यक्ति समान समझे जाने चाहिए, ठीक है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखिए समानता में राजनीतिक समानता का अधिकार के बारे में हमने पढ़ा।
अधिकार में अब सामाजिक समानता का अधिकार क्या है। ठीक है, अधिकारों का भी प्रकार है, राजनीतिक समानता का अधिकार, उसके बाद सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक समानता का अधिकार, इसका तात्पर्य यह है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, संपत्ति, वर्ण या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और व्यक्ति होने के नाते ही समाज में सम्मान प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में सामाजिक समानता का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक के सुख का समान महत्व है। किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता, यानी किसी को खुश करने के लिए दूसरे का गलत ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको साधन नहीं बनाया जा सकता है। सामाजिक समानता की स्थापना के लिए भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ठीक है, सामाजिक समानता के लिए क्या किया गया, भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत होता है उसको दंडनीय या अपराध, यानी कि अगर छुआछूत कोई करता है तो उसको दंड दिया जाए, ऐसा अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखो अधिकार में एक अधिकार होता है आर्थिक समानता का अधिकार। ठीक है, अभी हमने पढ़ा राजनीतिक समानता का अधिकार, फिर सामाजिक समानता का अधिकार, इसके आगे है आर्थिक समानता का अधिकार। देखो, वर्तमान समय में आर्थिक समानता का तात्पर्य यह लिया जाता है कि मानव के आर्थिक स्तर में गंभीर विषमताएं नहीं होना चाहिए और संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का वितरण जो है संपत्ति एवं साधनों का न्याय संगत वितरण किया जाना चाहिए। ठीक है, टॉनी के शब्दों में आर्थिक समानता का अर्थ ऐसी विषमता के अभाव से जिसका उपयोग आर्थिक दबाव के रूप में किया जा सके। यानी आर्थिक समानता ये है कि संपत्ति एवं उत्पादन के साधन जो प्रोडक्शन होते हैं, रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, उनका न्याय संगत डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सही से उसका वितरण होना चाहिए। ठीक है, और अब आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार जीवन के लिए परम आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा समाज का विकास संभव नहीं है। ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है स्वतंत्रता के बिना, और ना ही समाज का विकास हो सकता है। स्वतंत्रता का तात्पर्य उच्छृंखलता या नियंत्रणहीनता ना होकर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसरों की प्राप्ति है। स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है कि पूरी तरह से आपको स्वतंत्र कर दिया जाए कि आपको जो मर्जी है वो करे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ यह है कि व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, जो भी अवसर जरूरी है वो प्रदान किया जाए। लास्की के शब्दों में इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से बिना किसी बाहरी बंधन के अपने जीवन का विकास कर सके। ठीक है, अब स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि कहीं भी आप मद्यपान करके पड़े रहे, कोई कुछ बोले ना। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ यह है कि आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि दूसरों को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, आपको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जिससे कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। क्लियर? अब देखो, स्वतंत्रता का अधिकार में भी कुछ भेद है, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपना सामान्य जीवन विवेक के अनुसार व्यतीत कर सके। इसके अंतर्गत यह बात भी सम्मिलित है कि कानून के उल्लंघन किए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, और न्यायालय द्वारा अभियोग की पुष्टि के बिना उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतिपादक जे.एस. मिल है। उसके शब्दों में स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ठीक है, जे.एस. मिल का क्या कहना है कि स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु होता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ऐसे अधिकार प्राप्त है जिसमें कानून के अगर यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो उसको गिरफ्तार ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जो कोर्ट होता है वो भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी पुष्टि के व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब आप लोग जानेंगे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मानव जो है एक विवेकशील प्राणी है और विचार स्वतंत्र मानसिक तथा नैतिक उन्नति की सर्वोच्च शर्त है। यानी कि विचार के बगैर मानसिक उन्नति नहीं हो सकती और ना ही नैतिक उन्नति हो सकती। ठीक है, तो विचार का क्या इंपॉर्टेंस है समझ गए। इससे डेवलपमेंट होता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है,
और नैतिक उन्नति भी होता है। ठीक है, तो अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार विचार रखने और भाषण, लेख आदि के माध्यम से इन विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सुकरात ने विचार स्वतंत्र त्यागने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेयस्कर समझा था। ठीक है, सुकरात जो है सोक्रेट्स, उन्होंने विचार की स्वतंत्रता को त्यागने से अच्छा मृत्यु को समझा। ठीक है, यानी कि विचार का स्वतंत्रता जो होता है, विचार की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, वो कितना इम्पोर्टेंस है इस वक्तव्य से समझ सकते हैं आप। ठीक है, और मिल्टन, मिल, वॉल्टेयर, लास्की आदि सभी विद्वानों ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व स्वीकार किया है। ठीक है, यानी देखिए इतने बड़े बड़े विद्वान जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। यानी ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने विचारों को भाषण के द्वारा, लेख के द्वारा या बोलकर हम लोग किसी को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म के मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और एक व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का धर्म नहीं लादा जा सकता। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने इच्छा अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसमें व्यवहार में ला सकता है, यानी आचरण कर सकता है, और उसको प्रचार प्रसार यानी एडवर्टीजमेंट उसकी कर सकता है। इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है इस अधिकार के अंतर्गत। और एक व्यक्ति पर उसकी इच्छा के खिलाफ, उसके विरुद्ध किसी प्रकार का धर्म उस पर लादा नहीं जा सकता है कि आपको यही धर्म मानना होगा। ठीक है, धर्म का संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से होता है, और इस कारण इस संबंध में किसी प्रकार का बाहरी दबाव नितांत अनुचित है। किसी भी प्रकार का इसके लिए बाहरी दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि आपको ये पर्टिकुलर रिलीजन को ही अपनाना पड़ेगा। ये व्यक्ति की अपनी अधिकार होती है कि वो किस धर्म को माने, उसका आचरण करे। ठीक है, और इस पर प्रचार प्रसार करे। किंतु धार्मिकता के आड़ में अनाचार, अत्याचार या धार्मिक असहिष्णुता की आज्ञा नहीं दी जा सकती। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार ये अधिकार देता है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए, उस पर व्यवहार करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन धार्मिकता की आड़ में वह किसी भी तरह का गलत व्यवहार, अत्याचार या फिर धार्मिक असहिष्णुता यानी कि धर्मों में जो मत विभेद, ये सब नहीं होना चाहिए। अपने धर्म को मानो, जो मानना है मानो, लेकिन किसी दूसरे धर्म को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, अब देखो आगे है समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या होता है? समुदाय निर्माण, इससे आप समझ रहे होंगे कि समुदाय यानी ग्रुप बनाने का स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो इसको डिटेल में जानते हैं। संगठन ही मानव जीवन की उन्नति का मूल मंत्र है। ठीक है, मानव जीवन का उन्नति कैसे हुआ? संगठन से ही हुआ है। इसलिए व्यक्ति को अपने समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठन निर्माण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो व्यक्ति समान विचार के होते हैं, सेम थॉट के होते हैं, उनको आपस में मिलकर संगठन निर्माण करने का अधिकार जो होता है, उसी को कहते हैं समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह जीवन के विविध क्षेत्रों में उन्नति करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समुदायों का निर्माण कर सके। ठीक है, अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करने के लिए व्यक्ति जो है राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, ठीक है, या फिर सांस्कृतिक संगठन या समुदाय बना सकता है। ठीक है, और लेकिन इस प्रकार के किसी भी संगठन को समाज विरोधी या अनैतिक कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। यानी समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता यह अधिकार देता है कि व्यक्ति अपने उन्नति के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में उन्नति के लिए, डेवलपमेंट, विकास के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संगठन बना सकता है, लेकिन इस प्रकार के किसी भी संगठन को समाज विरोधी, यानी अगर समाज के लिए कुछ गलत इससे नहीं होना चाहिए, समाज पे इसका कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए इससे। ठीक है, किसी दूसरे पर इसका कुप्रभाव नहीं होना चाहिए। अभी तक आपने जाना नागरिक अधिकार या फिर सामाजिक अधिकार में समानता का अधिकार है ना, राजनीतिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार, आर्थिक समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भी जो है नागरिक अधिकार में आता है। ठीक है, क्या क्या आता है नागरिक अधिकार में? समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है राजनीतिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार, ठीक है, आर्थिक समानता का अधिकार। इसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है उसके अंतर्गत आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समुदाय निर्माण करने का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। अभी तक मैंने जो आपको बताया। अब आप लोग स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आगे
पढ़ेंगे नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पढ़ेंगे नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक व्यक्ति के पास उपयुक्त सभी स्वतंत्रताएं होने पर भी, उपयुक्त सभी यानी कि पहले जो मैंने आपको बताया स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार और समुदाय निर्माण करने की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब होने के बाद भी ये सब स्वतंत्रताएं उपलब्ध होने के बाद भी यदि उसे नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगा तो उसकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने विवेक और आत्मा के आदेश अनुसार बिना किसी अनुचित लोभ लालच के कार्य कर सके। ठीक है, नैतिक स्वतंत्रता नींव के उस पत्थर के समान है जिस पर जीवन का संपूर्ण भवन आधारित होता है और नैतिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता का कोई विशेष मूल्य नहीं रह जाता है। क्लियर। अब देखो आगे है संपत्ति का अधिकार। अधिकारों में जो हम लोग का नागरिक अधिकार होता है या सामाजिक अधिकार होता है, इसमें एक होता है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नागरिकों को जो प्राप्त है। मानव जीवन के लिए संपत्ति बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। संपत्ति के अधिकार का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह विचार मानव को उन्नति की ओर प्रेरित करता है। ठीक है, इंसान का जो है डेवलपमेंट होता है इससे, संपत्ति का अधिकार से। और संपत्ति के अधिकार का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गए धन को चाहे तो आज की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकता है या अर्जित करके रख सकता है, यानी बचा करके रख सकता है। और धन, जमीन या जायदाद के रूप में व्यक्ति द्वारा रक्षित इस संपत्ति को बिना मुआवजा दिए उससे छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को अनियंत्रित रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। जन कल्याण की दृष्टि से संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि संपत्ति के अधिकार में जो भी आपके पास ज़मीन है, जायदाद है या धन है, उसको आप लोग अपने रख सकते हैं। ठीक है, कोई मुआवजा दिए बगैर। लेकिन यदि सरकार को किसी ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, कुछ लोक कल्याण के लिए उनको बनाना है, तो वो मुआवजा देकर यानी उसके एवज में पैसा देकर उसको ले सकता है अपने काम के लिए। ठीक है, अब देखो रोजगार का अधिकार। नागरिक अधिकार के अंतर्गत रोजगार का अधिकार आता है। व्यक्ति को स्वयं अपने परिवार के भरण पोषण, आवास एवं शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, भरण पोषण के लिए और रहने के लिए यानी आवास के लिए और एजुकेशन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। और व्यक्ति यह आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर जो है किसी न किसी प्रकार का काम किए बिना प्राप्त नहीं कर सकता है। धन कमाने के लिए कुछ काम करना होगा, है ना। अतः वर्तमान समय में यह आवश्यक समझा जाता है कि व्यक्ति को काम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और इस काम करने के बदले में व्यक्ति को जो उचित पारिश्रमिक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, रोजगार का अधिकार का क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति को काम मिलने का अधिकार होना चाहिए और इस काम के बदले में व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक यानी कि इसके बदले में उचित सैलरी जो होता है वो मिलना चाहिए। ठीक है, प्राप्त होना चाहिए। अब देखो शिक्षा का अधिकार है। नागरिक अधिकार के अंतर्गत आपसे पूछ दे नागरिक अधिकार क्या है या सामाजिक अधिकार क्या है, तो दोनों में ये सारे चीज़ आएंगे जो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, शिक्षा का अधिकार भी नागरिक अधिकार में आता है। शिक्षा मानव की मानसिक एवं आध्यात्मिक खुराक है। ठीक है, और शिक्षा के आधार पर ही व्यक्तित्व का विकास संभव है। एजुकेशन से क्या होता है, हमारे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अतः वर्तमान समाज में यह बात सर्वमान्य है कि नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, शासन को धनवान एवं निर्धन दोनों ही वर्गों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो जो धनवान है वो प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ ही लेते हैं ना, तो निर्धन लोगों को अगर पिछड़े नहीं रहे, शिक्षा मिले, शिक्षा का अधिकार मिले समान रूप से, इसके लिए सरकारी स्कूल व कॉलेज खुलते हैं ना, राज्य द्वारा खोले जाते हैं। ठीक है, राज्य या केंद्र सरकार खोलती है। तो शिक्षा का अधिकार यही है कि निर्धन एवं धनवान दोनों वर्गों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं जो है प्रदान किया जाना चाहिए। वाचनालय, पुस्तकालय और संग्रहालयों की स्थापना की जानी चाहिए। कौन करेगा, राज्य करेगा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप में व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे कि सरकारी स्कूल में होता है ना। अब देखो जीवन का अधिकार। नागरिक अधिकार के अंतर्गत आता है जीवन का अधिकार। मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे अधिक
मौलिक व आधारभूत अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार के बिना अन्य किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर जीवन ही नहीं रहेगा, व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, तो अन्य अधिकारों को वो कैसे अपने अन्य अधिकारों का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये जो है एकदम आधारभूत अधिकार है, जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अंत ना कर सके। ठीक है, यानी मर्डर जो हो जाती है, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आत्मरक्षा का अधिकार भी निहित है, सेल्फ डिफेंस का। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन पर आघात किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और आत्मरक्षा के निमित्त की गई यह कार्यवाही अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक है, जैसे अगर कोई आप बिना वजह आपको मर्डर कर रहा है कि या मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, जान से मारने का कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा है, तो अगर आप उसको अपने बचाव में, है ना, आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में अगर उसको मारते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ये आत्मरक्षा जीवन का अधिकार के अंतर आ जाएगा। ठीक है, अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो परिवार का अधिकार। राज्य के समान ही परिवार भी मानव जीवन के लिए अनिवार्य संस्था रही है और मानव जाति के विकास में परिवार का योग किसी भी दूसरी संस्था से कम नहीं है। अतः व्यक्ति को विवाह कर परिवार का निर्माण करने और संतान के पालन पोषण का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति जो होता है, राज्य के अंतर्गत जो भी नागरिक है, उन सबको अपना विवाह करके परिवार का निर्माण करना और संतान के पालन पोषण का अधिकार होना चाहिए, ताकि राज्य को इस संबंध में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी राज्य को जो है इस संबंध में, परिवार बनाने के संबंध में किसी भी तरह का गैर ज़रूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक अधिकार के बारे। इससे पहले जो भी मैंने बताया आपको वो क्या था, नागरिक अधिकार। ठीक है, अब देखो राजनीतिक अधिकार क्या है, पॉलिटिकल राइट्स क्या है। राजनीतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। राजनीतिक अधिकार का क्या मतलब है? राजनीतिक अधिकार जो है, इससे व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का विकास होता है और जिसके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रबंध में भाग लेते हैं। ठीक है, और राजनीतिक अधिकार के थ्रू व्यक्ति क्या करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शासन प्रबंध में भाग लेता है। साधारणतः एक प्रजातंत्रात्मक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अब देखो, एक प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक जो होते हैं राज्य है, उसमें किस तरह के अधिकार दिए जाते हैं राजनीतिक अधिकार के रूप में। ठीक है, राजनीतिक अधिकार में क्या क्या मिलता है? मत देने का अधिकार होता है, निर्वाचित होने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार क्या है? जनता मताधिकार के माध्यम से ही देश के शासन में भाग लेती है। ठीक है, और मतदान को प्रजातंत्र की आधारशिला कहा जाता है। वर्तमान समय में प्रवृत्ति मताधिकार को अधिक व्यापक बनाने की है और इसलिए अधिकांश देशों में वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया है। ठीक है, अभी मत देने का जो अधिकार है, इसको इतनी बढ़ावा मिल रही है, इतने एडवर्टीजमेंट हो रहा है वोट देने के लिए। ठीक है, तो ये जो है इसकी बहुत ही आवश्यकता है, मताधिकार को अधिक से अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है वर्तमान समय में, ताकि जो नागरिक है, जो व्यक्ति है, वयस्क जो भी है, योग्य है मत देने के लिए, उन सभी को इस अधिकार का इस्तेमाल करने को मिले। अब देखो, राजनीतिक अधिकार में है निर्वाचित होने का अधिकार। ठीक है, प्रजातंत्र में शासक और शासित का कोई भेद नहीं होता है और योग्यता संबंधी कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार है। यानी कि निर्वाचित होने का अधिकार मतलब कि नेता बनने का। ठीक है, यानी सरकार में कोई आपको पद पाने का अधिकार है यदि आप योग्यता रखते हैं, कुछ योग्यता है, अगर उस योग्यता पे आप खड़े उतरते हैं तो आप निर्वाचित होने का अधिकार के अनुसार आप निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, इसी अधिकार के माध्यम से व्यक्ति देश की उन्नति में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निर्वाचित होने का अधिकार। किसके अंतर्गत आता है? पॉलिटिकल राइट्स के अंदर। ठीक है, राजनीतिक अधिकार के अंदर। अब देखो, राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत और आता है सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार। ठीक है, व्यक्ति को सभी सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए और इस संबंध में योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक पद ग्रहण करने के लिए सभी व्यक्ति को समान अधिकार होना चाहिए और योग्यता के अनुसार पे ये पद ग्रहण किए जा सकते हैं और इसके लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि रंग रूप, ठीक है, इन सब की वजह से या फिर जाति की वजह से, धर्म की वजह से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बस जो योग्यता है उस पे आपको मिल सकता है सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार। ठीक है, आगे है राजनीतिक अधिकारों में आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार। यानी लोकतंत्र का आदर्श यह है कि शासन का संचालन जनहित के लिए किया जाए। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है, शासन जो होता है उसको किस लिए चलाया जाता है, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, जनहित हो सके। ठीक है, अतः नागरिकों को अपनी शिकायतें दूर करने या शासन को आवश्यक सम्मति प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, प्रार्थना पत्र देकर आप अपना जो भी शिकायत है वो दे सकते हैं। इसके अंतर्गत ही शासन की आलोचना का अधिकार भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी शासन में जो बुराइयां हैं उसका भी अधिकार हमें प्राप्त होता है, किसके द्वारा, आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार के द्वारा। समझ में आया राजनीतिक अधिकार क्या है। अब देखो, राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार। साधारणतः यह प्रश्न किया जाता है कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है अथवा नहीं। यदि व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त हो तो किस सीमा तक या और किन परिस्थितियों में इस अधिकार का उपयोग किया जा सकता है। राज्य के प्रति भक्ति और राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य होता है। ठीक है, राज्य के प्रति भक्ति और राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य होता है और इसलिए व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का कानूनी अधिकार तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। लेकिन व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नैतिक अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि शासन के अस्तित्व का उद्देश्य जन इच्छा को कार्य रूप में परिणत करते हुए सामान्य कल्याण होता है और यदि शासन सामान्य कल्याण की साधना में असफल हो जाता है या शासन जन इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उस शासन को अस्तित्व में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार शेष नहीं रह जाता है। नागरिकों को इस प्रकार की सरकार को पदच्युत करने का अधिकार होता है और यदि संवैधानिक मार्ग में इच्छित परिवर्तन ना किया जा सके तो व्यक्ति को अधिकार है कि वो शक्ति के आधार पर वांछित परिवर्तन करने का प्रयत्न करे। यानी कि यदि कोई सरकार को चलाने में असमर्थ है, ठीक है, तो क्या कर सकता है, नागरिक इसका विरोध कर सकता है। ठीक है, राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। ये नैतिकता के आधार पर है और जो सरकार है उसको गिरा सकता है, यानी कि उसको हटाया जा सकता है कुर्सी से यदि वो नागरिक के कल्याण का, जन कल्याण का कार्य ठीक से नहीं कर पाए। ठीक है, लास्की ने कहा है कि नागरिकता व्यक्ति के विवेकपूर्ण निर्णय का जन कल्याण में प्रयोग है। ऐसी परिस्थितियों में यदि व्यक्ति को इस बात का विश्वास हो जाए कि विद्यमान शासन व्यवस्था सर्वसामान्य के हित में कार्य नहीं कर सकती तो राज्य के प्रति विद्रोह व्यक्ति का एक नैतिक अधिकार ही नहीं वरन एक नैतिक कर्तव्य भी हो जाता है। ठीक है, और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी अंतरात्मा के प्रति होता है, अतः अंतरात्मा की पुकार पर सरकार का विरोध किया जा सकता है। ठीक है, सरकार का विरोध किस शर्त पे किया जा सकता है, यदि सरकार असमानता कर रही है, भेदभाव कर रही है, सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर रही है। ठीक है, जनसाधारण का सामान्य कल्याण नहीं करके किसी एक वर्ग का, किसी एक धर्म का, एक जाति का विशेष रूप से वो कल्याण कर रही है, शेष को अनदेखा कर रही है, तो सरकार का विरोध किया जा सकता है। ठीक है, विद्रोह किया जा सकता है और उसको गिराया भी जा सकता है। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखा जाना चाहिए कि विद्रोह का यह अधिकार अंतिम औषधि है, ना कि प्रतिदिन का भोजन। समझ में आया, जैसे कि लास्ट ऑप्शन है ये विद्रोह, राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार जो है लास्ट ऑप्शन है। रोज रोज विरोध करने नहीं निकल जाना है, कुछ वैलिड रीज़न होना चाहिए। ठीक है, इसलिए दूसरे सभी संबंधित पहलुओं पर विचार किए जाने के बाद ही इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इस संबंध में टी.एच. ग्रीन ने अपनी पुस्तक, टी.एच. ग्रीन एक विद्वान है, उन्होंने अपनी पुस्तक राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस में जो विचार व्यक्त किए हैं वे पर्याप्त महत्वपूर्ण है। अधिकार का विषयक सिद्धांत, ठीक है, अधिकार विषयक सिद्धांत क्या है, व्यक्ति के ये अधिकार कैसे अस्तित्व में आए
और वर्तमान समय में इन अधिकारों का क्या रूप होना चाहिए, इस संबंध में समय समय पर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है और इन्हें ही अधिकार विषयक सिद्धांत कहा जाता है। अधिकार विषयक सिद्धांत क्या है ये आप जानने को मिलेगा। अधिकार विषयक सिद्धांत में निम्नलिखित प्रमुख है। ठीक है, अधिकार विषयक सिद्धांत में क्या मिलता है आपको कि अधिकार कैसे अस्तित्व में आया, ठीक है, और वर्तमान समय में इन अधिकारों का क्या रूप होना चाहिए। तो अधिकार विषयक सिद्धांत का में क्या प्रमुख है, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, ठीक है, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत और अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तित्ववादी सिद्धांत। नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स एंड आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत क्या होता है। अधिकारों के संबंध में यह सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है। ठीक है, प्राकृतिक सिद्धांत जो है अधिकारों का, यह अधिकारों के संबंध में सबसे अधिक प्राचीन, सबसे अधिक पुराना सिद्धांत है और इसका प्रचलन यूनानियों के समय से है। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्मसिद्ध है। ठीक है, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत क्या कहता है कि मानव का जो अधिकार है पूरी तरह से नेचुरल है और जन्मसिद्ध है। ठीक है, इस सिद्धांत के मत अनुसार, जैसा कि आशीर्वादम ने कहा है, अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग। ठीक है, इनकी विस्तृत व्याख्या करने या औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे तो स्वयं सिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत जो है, इसके अनुसार अधिकार जन्मजात, निरपेक्ष और स्वयं सिद्ध है। ठीक है, वे व्यक्ति को प्रकृति की देन है। समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वॉल्टेयर, टॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लैकस्टोन, ये सारे जो विद्वान आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत का पोषण किया है। ठीक है, किसने समर्थन किया है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत का? हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वॉल्टेयर, टॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लैकस्टोन। इसमें से 3-4 का आप नाम याद रख लीजिए और जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इनको कोट करते हुए लिखेगा तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप विद्वान के नाम उसमें डालते हैं ना आंसर्स में, तो आपका आंसर में मार्क्स अच्छा मिलता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक है। सामाजिक समझौता जो होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो प्रतिपादक है इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक है। उनका अनुमान है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो है हॉब्स, लॉक, रूसो। ठीक है, उनका अनुमान है कि प्रारंभ से ही व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार थे और संविदा करते समय वह अपने इन अधिकारों में से कुछ को अपने से उच्च सत्ता को केवल इसलिए सौंप देता है कि उसके शेष अधिकारों की रक्षा हो सके। स्पेंसर का विचार है कि समान स्वाधीनता का अधिकार सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। लॉक के शब्दों में सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने के पूर्व ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसके स्टेटमेंट दिए ना, कथन, जैसे लॉक्स के शब्दों में सभी मनुष्य जो है स्वतंत्र है और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने से पूर्व ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ऐसे अगर आप लिख देते एग्जाम में बीच में तो बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलने का चांस है। ठीक है, अब देखो सिद्धांत का क्या प्रभाव है, ये जो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत है इसका क्या प्रभाव है। इस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति के प्रेरक सिद्धांत के रूप में कार्य किया था और इसके आधार पर ही स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की घोषणा की गई थी। इस सिद्धांत के आधार पर ही वर्तमान समय में भोजन, वस्त्र, निवास और आजीविका को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, अधिकारों का प्राकृतिक जो सिद्धांत है इसी के आधार पर एट प्रेजेंट टाइम भोजन, वस्त्र, निवास और आजीविका को व्यक्ति के प्राकृतिक नेचुरल राइट्स, ठीक है, प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। अब देखो इसकी आलोचना, अधिकार के प्राकृतिक सिद्धांत जो है इसकी क्या बुराई है, क्या आलोचना है। अधिकारों के इस प्राकृतिक सिद्धांत ने उस समय व्यक्ति के जीवन का मूल्य और महत्व स्थापित किया जबकि मानव का महत्व पशुओं से अधिक नहीं समझा जाता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इस सिद्धांत का अधिक महत्व नहीं है और निम्नलिखित आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है। देखो आलोचना के रूप में क्या कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप में जब था इंसान तो वो क्या था, उसका जीवन का मूल्य और महत्व स्थापित किया है इस सिद्धांत में
इस सिद्धांत में, यानी कि अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत में, जबकि मानव जो था उस वक्त पशुओं से ज़्यादा नहीं समझा जाता था इसको, ठीक है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इस सिद्धांत का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है। जैसे प्राकृतिक शब्द अस्पष्ट और भ्रामक है, ठीक है। आलोचना में आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक शब्द अस्पष्ट और भ्रामक है। प्राकृतिक सिद्धांत में जिस प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है वह पूर्णतः अनिश्चित और अनेकार्थ है। प्रोफेसर रिची के अनुसार प्राकृतिक शब्द के कई अर्थ, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि का वह भाग जहाँ मनुष्य नहीं है, ठीक है, आदर्श या पूर्ण लक्ष्य, ठीक है। प्रकृति का ये भी मतलब हो सकता है कि ऐसा दुनिया, ऐसा सृष्टि जहाँ पे मनुष्य नहीं है, या फिर आदर्श या पूर्ण लक्ष्य, अपूर्व, है ना, या साधारण या औसत। उपयुक्त सिद्धांत में ये जो अधिकार का प्राकृतिक सिद्धांत है उसमें प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः इस सिद्धांत के किसी भी प्रतिपादन ने प्राकृतिक शब्द को स्पष्ट नहीं किया। प्राकृतिक शब्द का अर्थ अनिश्चित होने के कारण यह सिद्धांत भी नितांत अनिश्चित एवं भ्रमपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, आलोचना कर सकते हैं। आलोचना में दूसरी आलोचना देखिए क्या है, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत की दूसरी आलोचना है प्रतिपादक प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर एक मत नहीं, यानी कि जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया है वो प्राकृतिक अधिकारों की जो लिस्ट है उसमें एक मत नहीं है, ठीक है। सभी इसमें एक मत सहमति नहीं दे रहे हैं। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे अथवा वर्तमान समय में इस धारणा के अनुसार नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इस संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। और एकमतता के अभाव में प्राकृतिक अधिकारों की कोई सूची नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। अधिकार अगर है तो अधिकार का लिस्ट होना चाहिए कि क्या क्या अधिकार है, तो लेकिन जो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत था उसका कोई लिस्ट नहीं था कि हाँ ये प्राकृतिक सिद्धांत के अंदर इतना 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 ये अधिकार दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रतिपादक थे वो एकमत थे ही नहीं उस समय के। इस सिद्धांत के कुछ समर्थक व्यक्तिगत संपत्ति को प्राकृतिक मानते हैं तो अन्य पूर्ण आर्थिक समानता को प्राकृतिक समझते हैं, ठीक है। कुछ विद्वान स्त्री पुरुष की समानता का समर्थन करते हैं तो कुछ इसका विरोध, ठीक है। तो कोई एक मत नहीं है, एक बात को कोई नहीं मान रहा, सबके अलग अलग मत है। तो कुछ विद्वान जो लास्की इसी बात को लक्ष्य करते हुए लिखा है लास्की ने कि अधिकारों की कोई स्थायी या अपरिवर्तित सूची निर्मित नहीं की जा सकती, ठीक है। अब देखो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत जो है उसकी एक और आलोचना है, अधिकारों की निरपेक्षता स्वीकार नहीं किया इसने। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार व्यक्ति को प्रकृति की देन होने के कारण निरपेक्ष है और अधिकारों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, लेकिन व्यवहार में स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का प्रयोग प्रतिबंधों की विद्यमानता में ही किया जा सकता है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकार जो हमें मिलते हैं, यदि उस अधिकार से किसी और का नुकसान हो रहा है, किसी व्यक्ति या समाज का, तो उस अधिकार पे प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को प्रकृति की देन होने के कारण अधिकार क्या कहता है, ये अधिकार जो है व्यक्ति को प्रकृति की देन है, तो इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, जो कि गलत है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, यानी इसका आलोचना है, ठीक है। ये जो है प्रतिबंध के अभाव में स्वतंत्रता उच्छृंखलता में परिणत हो जाती है और समानता एक कल्पना मात्र बनकर रह जाती है। इस प्रकार के निरपेक्ष अधिकार आवश्यक रूप से संपूर्ण समाज के हित के विरुद्ध होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि अधिकारों पर भी नियंत्रण होना जरूरी है, अगर इस पर नियंत्रण ना लगाया जाए तो ना ही समानता रहेगी समाज में और ना ही स्वतंत्रता का सही से इसका भरण पोषण हो पाएगा, ठीक है। इस प्रकार के निरपेक्ष अधिकार जो है आवश्यक रूप से संपूर्ण समाज के हित के विरुद्ध होगी। अब देखो प्राकृतिक अधिकारों में पारस्परिक विरोध, प्राकृतिक अधिकारों में एक दूसरे में विरोध है। प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास का दोष भी पाया जाता है। अधिकारों की निरपेक्षता को स्वीकार कर लेने पर स्वतंत्रता और समानता के अधिकार परस्पर विरोधी हो जाते हैं, ठीक है, और इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब देखो इसकी एक और क्रिटिसाइज है अधिकार का प्राकृतिक सिद्धांत का कि राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का अधिकार का जो प्राकृतिक सिद्धांत है इसके अनुसार राज्य कृत्रिम संस्था है जिसने शक्ति के आधार पर नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर दिया, लेकिन वास्तविकता इसके नितांत विपरीत है। राज्य एक शाश्वत संस्था है जिसने
अपने कानूनों द्वारा मानवीय अधिकारों का अपहरण नहीं वरन रक्षा की है। वास्तव में राज्य एक प्राकृतिक समुदाय है और कानूनों के बिना अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है। और देखो, सामाजिक मान्यता के अभाव में अधिकार की कल्पना संभव नहीं है। इस सिद्धांत में समाज से अलग रहकर अधिकारों की कल्पना की गई है। यानी अधिकारों की जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसमें समाज से अलग रहकर अधिकारों की कल्पना की गई है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। समाज से अलग रहकर हमारे पास शक्तियाँ हो सकती है, अधिकार नहीं, क्योंकि बिना सामाजिक मान्यता के अधिकार का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। ठीक है। अधिकार को मान्यता कब मिलता है? अधिकार का अस्तित्व कब कायम हो सकता है? जब सामाजिक मान्यता मिले, और यदि समाज में नहीं रहे तो अधिकार हो ही नहीं सकता। जैसे कि गिल क्राइस्ट ने कहा है कि अधिकारों की उत्पत्ति इसी तथ्य से हुई है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। वस्तुतः अधिकार तो व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि अधिकार क्या है। अधिकार को समाज स्वीकार करता है, राज्य लागू करता है। अब देखो इसका महत्व। इस प्रकार अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का जिस रूप में प्रतिपादन किया गया है उस रूप में वह सर्वथा अमान्य है। फिर भी इस रूप में प्राकृतिक सिद्धांत को स्वीकार किया जा सकता है कि प्राकृतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों के उपयोग से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और जिनसे मनुष्य को वंचित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में अमेरिका, भारत आदि देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है वह अधिकारों की इसी धारणा पर आधारित है। ठीक है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका और भारत में वो अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है। मिलता जुलता है, वही है सेम। प्राकृतिक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों की धारणा में अंतर केवल यही है कि मौलिक अधिकारों की धारणा में स्पष्ट रूप से यह समझ लिया गया है कि राज्य मानव अधिकारों का हनन नहीं वरन रक्षा करता है। ठीक है। प्राकृतिक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में क्या डिफरेंस है? यही है कि मौलिक अधिकार जो है उसकी धारणा में यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि राज्य जो है मानव के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। ठीक है। जब बल्कि वो रक्षा करता है। अतः लॉर्ड के शब्दों में कहा जा सकता है कि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक अधिकार वे शर्तें हैं जो मानवीय संस्था द्वारा प्रदान की गई हो अथवा नहीं, परंतु व्यक्ति के विकास हेतु अति आवश्यक है। तो प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार ऐसे अधिकार है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। अब देखो अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत क्या है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत जो है यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के नितांत विपरीत है, एकदम उसके उलट है। ठीक है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत किसके उलट है? प्राकृतिक सिद्धांत के, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के। और इसके अनुसार, यानी अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत है, इसके अनुसार अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं है बल्कि कृत्रिम है। ठीक है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत क्या कहता है कि अधिकार जो है वो प्राकृतिक नहीं है, जबकि स्वाभाविक नहीं है, जबकि ये कृत्रिम है। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं। देखो अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत ये कह रहा है कि अधिकार जो है राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं और एक व्यक्ति के केवल वे ही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। हमारे अधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा और कार्यों पर निर्भर करता है। राज्य पुराने अधिकारों को छीन सकता है और नए अधिकारों को जन्म भी दे सकता है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार राज्य द्वारा ही दिए गए हैं और राज्य ही इस बात का निर्णय करता है कि हमारे द्वारा इन अधिकारों का उपयोग किन परिस्थितियों में और किन सीमाओं के साथ किया जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत जो है, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत के अनुसार राज्य अधिकारों के संबंध में 3 प्रकार के कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है? वैधानिक सिद्धांत के अनुसार राज्य अधिकारों के संबंध में 3 प्रकार के कार्य करता है। पहला है अधिकारों की परिभाषा करना, दूसरा है उनकी सीमाएं निर्धारित करना और तीसरा है उनके उपभोग के आश्वासन की व्यवस्था करना। ठीक है। वैधानिक सिद्धांत अधिकारों की निरपेक्षता को भी स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है कि सामाजिक हित में व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यक्ति अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दूसरों की स्वतंत्रता या समानता का हनन नहीं कर सकता है। यदि उसके अधिकारों की वजह से दूसरों का कोई नुकसान हो, किसी व्यक्ति या समाज या समूह का, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक है। वैधानिक सिद्धांत का समर्थन बेंथम,
वैधानिक सिद्धांत जो इसका समर्थन किसने किया है? बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स, हॉलैंड आदि विद्वानों द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों के अनुसार अधिकारों का मापदंड नैतिक आधार न होकर वास्तविकता होने के कारण इस सिद्धांत को वास्तविक कहा गया है। ठीक है, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत जो है इसको क्या किया गया है? वास्तविक कहा गया है। क्लियर? अब देखो, अधिकारों का जो वैधानिक सिद्धांत है उसकी कुछ आलोचना भी है, बुराई भी है। हर एक चीज़ की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। इसी तरह अधिकारों का जो वैधानिक सिद्धांत है उसकी आलोचना। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की भी निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है, जैसे कि राज्य के आदेश कानूनों का निर्माण नहीं करते। ठीक है, राज्य अथवा शासन के आदेश यानी राज्य या शासन के ऑर्डर से ही कानूनों का निर्माण नहीं हो जाता है। वस्तुतः राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता है, उन्हें मान्यता प्रदान करता है और रक्षा करता है। ठीक है, राज्य का कार्य क्या है? कि अधिकारों को मान्यता देना और उसका रक्षा करना। ठीक है, उदाहरण के लिए राज्य का कोई भी कानून चोरी, घूसखोरी और कालाबाजारी को व्यक्ति का अधिकार नहीं बना सकता है। ठीक है, यानी जो गलत है उसको अधिकार नहीं बनाया जा सकता है। इस संबंध में नॉर्मन वाइल्ड ने उचित ही कहा है कि कानून हमारे अधिकारों को मान्यता देता है और इनकी रक्षा करता है, परंतु वह उन्हें जन्म नहीं दे सकता। ठीक है, अधिकारों को कानून का स्वरूप दिया जाए या ना दिया जाए, उनका अपना अलग अस्तित्व है। अब देखो, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की दूसरी आलोचना जो है कि राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाएगा। ठीक है, यदि हम यह मान लें कि राज्य ही अधिकारों का एकमात्र जन्मदाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप राज्य जो है निरंकुश हो जाएगा, स्वेच्छाचारी बने अपनी इच्छा से जो चाहे वो करने लगेगा, और शासन अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए व्यक्ति के अधिकारों का अंत कर देंगे। ठीक है, राज्य का शासन जो क्या करेगा? अपना कुर्सी बचाने के लिए व्यक्ति का जो अधिकार है नागरिक का, उसका अंत कर देंगे। आशीर्वादम ने इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह कहना एकमात्र राज्य ही अधिकारों की सृष्टि करता है, राज्य को निरंकुश बना देता है, यानी उस पर कोई अंकुश नहीं रहेगा, वो मनमानी करने लगेगा। यदि सभी अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाने लगे तो राज्य एक विशालकाय दैत्य लेवियाथन के रूप में प्रकट होने लगेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति राज्य के हाथ कठपुतली मात्र बनकर रह जाएगा। वह हर बार हर प्रकार की सुविधा के लिए राज्य का मुंह ताकेगा और उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो राज्य का वैधानिक सिद्धांत जो है उसकी एक ये बुराई है, आलोचना है, क्रिटिसिज्म है कि इससे जो है राज्य निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो जाएगा, अपना मनमानी करने लगेगा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नागरिक की या जनता की अधिकारों का हनन करने लगेगा, है ना। अब देखो और क्या है, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का आलोचना। कानून अधिकारों का उचित आधार नहीं, कानून जो है अधिकार का उचित आधार नहीं है। कानून अधिकारों का उचित आधार हो ही नहीं सकते, क्योंकि कानून में नित्य प्रति संशोधन परिवर्तन होते रहते हैं। अधिकारों को उनका यथोचित महत्व और सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से औचित्य की भावना को ही अधिकार के आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लॉर्ड ने ठीक कहा है कि अधिकार का आधार तो औचित्य की भावना ही होती है। और वैधानिक सिद्धांत, अधिकार का वैधानिक सिद्धांत का बुराई, वैधानिक अधिकारों के संबंध में भी स्वीकार नहीं। उपयुक्त आलोचनाओं से बचने के लिए वैधानिक सिद्धांत के कुछ प्रतिपादक ये कहते हैं कि राज्य केवल वैधानिक अधिकारों का निर्माण करता है, परंतु इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैधानिक अधिकार का जो समर्थक है ना, वो लोग अपना आलोचना से बचने के लिए क्या कहते हैं कि वैधानिक सिद्धांत, कुछ प्रतिपादक ये कहते हैं कि राज्य केवल वैधानिक अधिकारों का निर्माण करता है, परंतु इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यवहार में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को ही राज्य द्वारा स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, जब तक समाज इसको मान्यता नहीं देगी तो उसको राज्य स्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जैसा कि प्रोफेसर हॉकिंस ने कहा है कि विधि का किसी समय जो स्वरूप है और जो होना चाहिए, उन दोनों के बीच सदैव ही अंतर रहता है। ठीक है, यानी विधि यानी कानून का किसी समय जो स्वरूप है वो जो होना चाहिए और जो होना चाहिए, उन दोनों के बीच हमेशा ही अंतर रहता है। ऐसी स्थिति में वैधानिक सिद्धांत यह तो बता सकता है कि एक विशेष परिस्थिति में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह नहीं बतला सकता कि नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, यानी आदर्शात्मक नहीं है ये। तो इसका महत्व देखिए क्या, यद्यपि अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत है, इसका महत्व
यद्यपि इस सिद्धांत की, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत की इस प्रकार से आलोचना की जाती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सिद्धांत में सत्य का अंश है, यानी कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। और समाज की ओर से जिन स्वतंत्रताओं और सुविधाओं को मान्यता प्रदान कर दी गई है या व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जो स्वत्व या दावे अनिवार्य है, उन्हें उस समय तक अधिकार नहीं कहा जा सकता जब तक कि उन्हें राज्य के द्वारा मान्यता ना प्रदान कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि ये इतनी सारी आलोचना होने के बावजूद भी इसमें कहीं ना कहीं सत्य है। ठीक है, वैधानिक सिद्धांत जो है अधिकारों का, उसमें कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि समाज स्वीकार करता है, समाज अधिकारों को स्वीकार करता है, ये बात तो सही है, लेकिन जब तक जो है राज्य इसको मान्यता ना दे दे तब तक वो अधिकार नहीं हो सकते। ठीक है, वस्तुतः अधिकारों के वैधानिक और नैतिक दो पक्ष होते हैं और अधिकारों के वैधानिक पक्ष पर बल देकर इसके द्वारा आंशिक सत्य का प्रतिपादन किया गया है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या कहता है, देखते हैं। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे हैं, वे ही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी अधिकारों का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है, इसका अनुसार अधिकार का निर्माण ना तो राज्य द्वारा किया जाता है और ना ही ये प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, यानी कि ना तो ये अधिकार का जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसको भी नहीं मानता, और ना ही अधिकार का जो वैधानिक सिद्धांत है उसको भी नहीं मानता, बल्कि धीरे धीरे ये क्या कहता है इस सिद्धांत के अनुसार, अधिकारों का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है इसके अनुसार अधिकार का निर्माण ना तो राज्य द्वारा किया जाता है और ना ही ये प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों को हम अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज जिन्हें स्वीकार कर लेता है, वे ही अधिकार बन जाते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक प्रोफेसर रिची ने लिखा है कि जिन अधिकारों के संबंध में लोग सोचते हैं कि वे उन्हें मिलने चाहिए, वे ही अधिकार होते हैं। जिनके वे अभ्यस्त होते हैं या जिनके संबंध में सही या गलत उनकी धारणा होती है, उनकी यह धारणा होती है कि वे उन्हें कभी प्राप्त थे। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए बर्क कहते हैं कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का आधार अंग्रेजों के रीति रिवाजों पर आधारित अधिकार ही थे। अब अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत जो इसकी आलोचना यानी बुराई या क्रिटिसाइज करना, इसको क्या है देखिए, क्रिटिसिज्म इसका, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की बुराई। वर्तमान समय में इस विचार को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अधिकार ऐतिहासिक रीति रिवाजों के परिणाम है। ठीक है, एट प्रेजेंट हम लोग ये नहीं मान सकते कि अधिकारों का ऐतिहासिक रीति रिवाजों के परिणाम है। ठीक है, निम्नलिखित आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। चलिए देखते हैं इसकी आलोचना में क्या क्या कहा गया है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत जो है इसकी आलोचना, बुराई। सभी अधिकार रीति रिवाज के परिणाम नहीं है। ठीक है, हमारे कुछ अधिकार रीति रिवाज पर आधारित हो सकते हैं, किंतु सभी अधिकारों को रीति रिवाज का परिणाम नहीं कहा जा सकता। सती प्रथा या बहुपत्नी का निषेध, शारदा कानून और हरिजनों का मंदिर प्रवेश भारत के रीति रिवाजों के विपरीत है। फिर भी समझदार लोकमत ने बिना किसी हिचकिचाहट के इन कानूनों का समर्थन किया है। ठीक है, तो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत कहता है कि जो चलता आ रहा है उसी को अधिकार बना दिया जाता है। ठीक है, जिसके लोग अभ्यस्त होते हैं, लेकिन रीति रिवाज के अनुसार। लेकिन रीति रिवाज में तो सती प्रथा भी था, बहुपत्नी का भी चलन था। ठीक है, तो ये सब को हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा डालती है, असमानता पैदा करती है। तो ये जो है रीति रिवाजों के विपरीत है ना, इसको हटाया जाना, इसका निषेध करना। फिर भी समझदार लोकमत ने बिना किसी हिचकिचाहट के इन कानूनों का समर्थन किया है। तो इस प्रकार अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत जो है वो सही नहीं है। ठीक है, सभी रीति रिवाज समाज हित में नहीं होते हैं। अधिकार आवश्यक रूप से मानव कल्याण और समाज हित में होते हैं, किंतु मानव जाति के इतिहास में विभिन्न समयों पर प्रचलित सभी रीति रिवाज समाज हित में नहीं होते थे। उदाहरणार्थ, भूतकाल में दास प्रथा, बाल हत्या, सती प्रथा, बहुपत्नी एवं बाल विवाह की प्रथाएं विद्यमान रही है, किंतु ये प्रथाएं समाज हित के विरुद्ध होने के कारण इन्हें अधिकार रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत जो कहता है कि रीति रिवाज को अधिकार बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पहले के प्राचीन प्रचलित जितने भी रीति रिवाज थे, जैसे कि
बाल हत्या होता था, दास प्रथा होता था, ठीक है, सती प्रथा होता था, ये सब जो है इसको अधिकार नहीं बनाया जा सकता राज्य के द्वारा, क्योंकि ये दूसरों के स्वतंत्रता का, दूसरे के व्यक्तित्व का विकास, हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधा प्रकट करता है, ठीक है। तो किंतु ये प्रथाएं समाज के हित के विरुद्ध होने के कारण, सामाजिक हित इससे साधना नहीं होती है, ठीक है। तो इसके कारण, विरुद्ध होने के कारण इन्हें अधिकार रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर हॉकिंस ठीक ही कहते हैं कि यह कहना कि रीति रिवाज हमेशा ठीक ही होते हैं उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना यह कहना कि विधि किसी भी चीज़ को उचित बना सकती है, ठीक है। तो अब देखिए 3rd नंबर है, इसकी आलोचना में अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत की आलोचना है, सुधार की संभावना का अंत, ठीक है। ऐतिहासिक सिद्धांत जो है अधिकार का, वो क्या करता है, सुधार की संभावना का अंत कर देता है यदि इस सिद्धांत के आधार पर, यानी कि यदि अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के आधार पर प्रथाओं के विकसित रूप को ही अधिकार मान लिया जाए तो सुधारों की संभावना का अंत हो जाता है। यदि भूतकाल में शिक्षा या विदेशी यात्रा का रिवाज नहीं था तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्पुतनिक युग में भी खूब मंडूक ही बने रहे। यानी कहने का तात्पर्य है कि अधिकारों का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है वो सुधार की संभावना का अंत कर देती है, ठीक है, सुधार होने नहीं देगी अगर उस सिद्धांत को ही मान लिया जाए तो, ठीक है। जैसा कि बाल विवाह ये सब को अंत किया गया है अगर ऐतिहासिक सिद्धांत को मानते हुए, रीति रिवाजों को मानते हुए उसको अधिकार घोषित कर दिया जाता है ना, तो ये सही नहीं होता, सुधार नहीं होता, समाज में विकास नहीं होता। तो इसलिए, और जो शिक्षा है, भूतकाल में शिक्षा या विदेशी यात्रा का जो रिवाज नहीं था लेकिन अभी चल रहा है, ये प्रचलन में है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम वही कार्य करते रहे जो रीति रिवाजों में चल रहा है। डेवलपमेंट के लिए हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं ना। अब देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ऐतिहासिक सिद्धांत जो अधिकार का ऐतिहासिक सिद्धांत, इसका इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है। इन आलोचनाओं के होते हुए भी इस सिद्धांत में यह सत्य निहित है कि व्यक्ति के अनेक अधिकार रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है। अभी मैंने जो इतनी सारी आलोचना बताई इसके बावजूद भी ये कहा, ये सत्य है कि व्यक्ति के अनेक अधिकार जो है रीति रिवाज और परंपराओं पर ही आधारित है। जैसे कि अब देखो, परंपराओं पर ही आधारित है, कुछ अधिकार जो है वो अधिकार रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है, लेकिन सभी अधिकारों को हम लोग इस पर आधारित नहीं कह सकते, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, ठीक है। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत क्या कहता है। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है। अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है और व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकता है जो कि समाज हित में हो। इस सिद्धांत के अनुसार कानून, रीति रिवाज और अधिकार सभी को समाज कल्याण के सामने झुकना चाहिए और सबका उद्देश्य जो है, यानी कानून, रीति रिवाज, अधिकार, सबका उद्देश्य जो है समाज कल्याण ही होना चाहिए, ठीक है। बेंथम और मिल जैसे उपयोगितावादियों और रॉस्को पाउंड एवं प्रोफेसर चफर आदि विद्वानों द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। किस सिद्धांत का? अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? प्रोफेसर चेफर और रॉस्को पाउंड, बेंथम, मिल, इन सब ने इसका समर्थन किया है, ठीक है। और लास्की ने भी उपयोगिता को ही इस अधिकार की कसौटी माना है। बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिनमें मेरा कल्याण घनिष्ठ व अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत ये कहता है कि समाज कल्याण को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इसकी आलोचना देखिए, अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत की आलोचना, बुराई क्या है। यद्यपि अधिकारों की विवेचना के संबंध में यह सिद्धांत अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा औचित्यपूर्ण व संतोषजनक प्रतीत होता है, ठीक है। संतोषजनक क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि ये समाज कल्याण की बात करता है, किंतु यह भी दोष मुक्त नहीं है। यानी इसकी ऐसा भी नहीं है कि एकदम दोष मुक्त है, इसका कोई दोष नहीं है, आलोचना नहीं किया जा सकता है। और निम्नलिखित आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है, ठीक है। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत जो है इसकी भी आलोचना की जा सकती है। कैसे? लोक कल्याण की अस्पष्टता। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत जो है ये लोक कल्याण की अस्पष्टता होती है। इसमें
लोकहित अधिकारों की अच्छी कसौटी कही जा सकती है, लेकिन लोकहित या लोक कल्याण की व्याख्या नितांत कठिन है। लोक कल्याण का अर्थ सामान्यतः अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, बहुमत का स्वार्थ, लोक संपत्ति या शासन की दृष्टि में जो सार्वजनिक हित हो आदि बातों से लिया जाता है। यदि इनमें से किसी एक को लोकहित या लोक कल्याण मान भी ले तो भी अधिक कार्य सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि ये शब्द नितांत अस्पष्ट और अनिश्चित है। अधिक से अधिक सुख का कोई माप नहीं हो सकता और संपूर्ण समाज की कोई चेतना हो ही नहीं सकती। ठीक है। और देखिए, समाज कल्याण का जो सिद्धांत है अधिकारों के लिए, उसकी और क्या बुराई है। यह व्यक्तिगत कल्याण और लोक कल्याण में संघर्ष कराता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत कल्याण में भी संघर्ष हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यदि ये अधिकारों का जो समाज कल्याण है, ये समाज के कल्याण की बातें करे तो इससे व्यक्तिगत कल्याण और लोक कल्याण में संघर्ष संभव है। इसके अतिरिक्त सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत कल्याण में भी संघर्ष हो सकता है और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ये एक समस्या हो जाती है। समाज कल्याण सिद्धांत का विचार यह है कि समाज कल्याण के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, समाज कल्याण सिद्धांत क्या कहता है कि समाज का कल्याण अगर हो रहा है तो व्यक्तिगत यानी किसी इंडिविजुअल का हित का बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन इसे वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका तात्पर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा है। ठीक है, यदि समाज कल्याण के लिए व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाए तो ये उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए सही नहीं होगा। अब प्रश्न यह है कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति का समाज के बड़े अंश की प्रसन्नता के लिए बलिदान किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है तो क्या उसकी अधिकारों का हनन किया जा सकता है समाज कल्याण के लिए। इस सिद्धांत को अपनाने से अल्पसंख्यकों के हितों को हानि पहुंचने की भी आशंका रहती है, यानी जो संख्या में कम है उनके हितों का हानि पहुंचने की भी आशंका रहती है ना। हो सकता है कि बड़े समुदाय के लिए, समाज की हित के लिए अल्पसंख्यकों का हितों का हानि हो जाए। व्यक्ति को जनमत की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को पूरे समाज कल्याण के लिए किसी व्यक्ति के अधिकारों का बलिदान नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, उसके व्यक्तित्व के विकास पर बाधा नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। केवल लोक आवश्यकता ही किसी बात को नैतिक अथवा अनैतिक नहीं बना सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर लोगों का कल्याण हो रहा है तो नैतिक ही अनैतिक नहीं है। ठीक है, नॉर्मन वाइल्ड के अनुसार इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति के पास उपचार का कोई साधन नहीं होगा और वह निराशाजनक रूप से समाज की निरंकुश इच्छा के अधीन रहेगा। ठीक है, महत्व देखिए क्या है अधिकारों के। समाज कल्याण सिद्धांत का महत्व उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद इस दृष्टि में यह सिद्धांत सत्य है कि अधिकार का अस्तित्व समाज के हित के लिए होता है और उसका उपयोग समाज हित में ही किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। अधिकारों का व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या है या आदर्शवादी। अधिकारों का व्यक्तिवादी या आदर्शवादी सिद्धांत जो होता है, इसके अनुसार समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है। ठीक है, और अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार बहुत ही आवश्यक होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये परिस्थितियां अनिवार्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे इन परिस्थितियों की प्राप्ति का अधिकार हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का व्यक्तिगत सिद्धांत जो, इसके अनुसार अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति माना गया है। ठीक है, इस आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत का मूल लक्ष्य क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों के अस्तित्व का मूल मेन जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, इसका एक आदर्श व्यक्ति के विकास की प्राप्ति माना जाता है। अतः इसे आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आदर्श व्यक्तित्व के विकास का प्राप्ति करना होता है और क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का अस्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर आश्रित कर दिया गया है, इसीलिए इसे व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रॉस, हेनरिची, ग्रीक, लास्की आदि विद्वानों द्वारा अधिकारों की जो परिभाषाएं की गई है वे अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत पर ही आश्रित है। क्रॉस के अनुसार अधिकार विवेकपूर्ण जीवन के विकास के लिए आवश्यक बाहरी परिस्थितियां हैं। ठीक है, और हेनरिची कहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भौतिक परिस्थितियां आवश्यक है उनकी रक्षा के लिए जो कुछ जरूरी है वही अधिकार है। यह सिद्धांत जो है
व्यक्तिवादी सिद्धांत अधिकारों का, ठीक है, अधिकारों के व्यक्तिवादी सिद्धांत जो है इसकी धारणा की इस मान्यता के सर्वथा प्रतिकूल है कि व्यक्ति कुछ प्राकृतिक अधिकारों के साथ जन्म लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति कुछ अधिकार नहीं वरन प्राकृतिक शक्तियाँ लेकर जन्म लेता है, ठीक है। और व्यक्तिवादी सिद्धांत जो अधिकार का वो क्या कहता है कि व्यक्ति जो है वो कुछ शक्तियाँ लेकर जन्म लेता है, पैदा होता है, ठीक है। प्राकृतिक शक्तियों के इस विकास का ही दूसरा नाम व्यक्ति का विकास है, व्यक्तित्व का विकास है। और व्यक्तित्व के विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने का कार्य जो है समाज एवं राज्य द्वारा किया जाता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति का जीवित रहना आवश्यक है, अतः व्यक्ति का अधिकार है कि वह जीवित रहे। व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक उन्नति आवश्यक होने के कारण उत्तम व स्वास्थ्यकर भोजन की प्राप्ति उसका अधिकार हो जाता है, ठीक है। और व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने के कारण ही विवाह द्वारा परिवार का निर्माण, योग्यता अनुसार कार्य व परिश्रमिक की प्राप्ति और शिक्षा व्यक्ति के अधिकार हो जाते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अन्य अधिकार इस मुख्य अधिकार के सहायक मात्र है। क्लियर? अब देखो, आदर्शवादी या व्यक्तित्ववादी सिद्धांत अनेक कारणों से अधिकारों की विवेचना के संबंध में सर्वाधिक संतोषप्रद सिद्धांत कहा जा सकता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम तो इस तथ्य को स्वीकृति प्रदान की गई है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है और अन्य किसी के उत्कर्ष का साधन मात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत व्यक्तित्व को आदर्श रूप में स्वीकार करता है और इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान स्तर प्राप्त होता है। ये सिद्धांत जो है व्यक्तिवाद, अधिकार का व्यक्तिवाद सिद्धांत, ये सिद्धांत इस तर्कपूर्ण बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति को वे अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या कहता है अधिकार का, कि व्यक्ति को वे सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो। यह सिद्धांत ना तो व्यक्ति के गलत अधिकारों का समर्थन करता है और ना ही उसे उचित अधिकारों से वंचित करता है, ठीक है। इस सिद्धांत का एक अन्य गुण यह है कि यह सिद्धांत ना तो प्राकृतिक सिद्धांत की तरह अधिकारों की निरपेक्षता या असीमितता का प्रतिपादन करता है और ना ही वैधानिक सिद्धांत या समाज कल्याण सिद्धांत की तरह अधिकारों की सापेक्षता का प्रतिपादन करते हुए यह कहता है कि समाज या राज्य अधिकारों पर मनचाहे प्रतिबंध लगा सकता है। ये सिद्धांत जो है यह मध्यम मार्ग ग्रहण करते हुए इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि एक व्यक्ति के अधिकारों पर केवल वे ही प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जो अन्य व्यक्ति के विकास हेतु आवश्यक है, ठीक है। अब देखो, आलोचना क्या है इसके व्यक्तिवादी सिद्धांत अधिकारों के आलोचना और प्रत्युत्तर। इन गुणों के होते हुए भी आदर्शवादी सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना की जाती है। आदर्शवादी या व्यक्तिवादी जो भी कहिए, व्यक्तिवादी सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यह सिद्धांत अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है। आलोचक ये कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एक आंतरिक एवं व्यक्तिगत चीज़ है और समाज एवं राज्य ना तो ठीक प्रकार से यह जान सकते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक है और ना ही बाहरी सुविधाओं के द्वारा व्यक्तित्व का विकास संभव बनाया जा सकता है। किंतु यह आलोचना इन त्रुटिपूर्ण विचारों पर आधारित है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हुए विकसित हो सकता है, परंतु व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों का परिणाम होता है और एक बड़ी सीमा तक इसका विकास बाहरी वातावरण पर ही निर्भर करता है। कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और रोजगार की उचित व्यवस्था करके व्यक्तित्व के विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। और ग्रीन के शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज एवं राज्य नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को बाधित करके व्यक्ति के जीवन को नैतिक बना सकते हैं। अतः इस सिद्धांत का यह प्रतिपादन कि व्यक्तित्व के विकास रूपी आदर्श की प्राप्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है वह व्यक्ति का अधिकार है, उचित ही प्रतीत होता है, ठीक है। व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए इस संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत एक ऐसा मापदंड प्रस्तुत करता है जो अन्य सिद्धांत नहीं बता पाते हैं और इसलिए यह सिद्धांत सर्वोत्तम है। कौन सा सिद्धांत सर्वोत्तम है, बेस्ट है? व्यक्तिवादी सिद्धांत, ठीक है, या फिर आदर्शवादी सिद्धांत। दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम देंगे तो एग्जाम में आ जाए तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा। मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्या है?
द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला था, उस काल में मानवीय अधिकारों पर जो कुठाराघात हुआ, उसके कारण यह अनुभव किया गया है कि भविष्य में मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह उत्तरदायित्व ग्रहण करते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद को यह कार्यभार सौंपा कि वह मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए योजना प्रस्तुत करे, यानी प्लान बनाए। ठीक है, और योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा, प्रस्तुत करें। परिषद द्वारा श्रीमती एलिनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। आयोग ने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया, जिसे महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को निर्विरोध स्वीकार कर लिया। मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्मित और महासभा द्वारा स्वीकृत इस अधिकार पत्र को ही मानवाधिकारों की सर्वलौकिक या विश्वव्यापी घोषणा के नाम से जाना जाता है। घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। मानव अधिकारों के व्यापक प्रचार की दृष्टि से ही प्रतिवर्ष 10 दिसंबर का दिन मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो घोषणा पत्र में मानव अधिकारों के संबंध में 30 धाराएं हैं, जिसमें मानव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। घोषणा पत्र की मुख्य बातें निम्नलिखित है। अनुच्छेद 1 कहता है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अधिकार तथा मर्यादा में समान है। अनुच्छेद 2 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म अथवा अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना इस घोषणा में व्यक्त किए गए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पात्र है। अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 के अनुसार कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जा सकेगा। अनुच्छेद 5 कहता है कि किसी व्यक्ति को क्रूर या अमानुषिक दंड नहीं दिया जाएगा और न उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 7 कहता है कि कानून के सामने सभी समान हैं और किसी भेदभाव के बिना कानून की सुरक्षा के अधिकारी है। अनुच्छेद 9 कहता है कि किसी व्यक्ति की मनमानी, गिरफ्तारी, कैद अथवा निष्कासन नहीं हो सकेगा। ठीक है, जब तक उसका कोई कसूर ना हो, उसको मनमानी रूप से कैद नहीं किया जा सकता। वहीं अनुच्छेद 11 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप है तब तक निर्दोष समझा जाएगा जब तक कि उसे खुलेआम मुकदमे द्वारा, जिसमें उसे अपने को निर्दोष प्रमाणित करने की सुविधा प्राप्त रही हो, अपराधी सिद्ध नहीं किया जाता। अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी पारिवारिक, गृहस्थ संबंधी और पत्र व्यवहार की गोपनीयता में मनमाना दखल नहीं दिया जाएगा और न उसके सम्मान तथा ख्याति को आघात पहुंचाया जाएगा। अनुच्छेद 13 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के भीतर आवागमन यानी आने जाने और निवास यानी रहने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अपराध के लिए दंड से बचने के लिए किसी अन्य देश में आश्रय लेने और सुख से रहने का अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद 15 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार और राष्ट्रीयता परिवर्तन का भी मान्य अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी वो चाहे तो नेशनैलिटी अपना चेंज भी कर सकता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार वयस्क अवस्था वाले पुरुष और स्त्री को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म की सीमा के बिना विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। विवाह करने, वैवाहिक जीवन व्यतीत करने और वैवाहिक संबंध विच्छेद के प्रसंग में स्त्री पुरुष दोनों पक्षों को समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 17 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अथवा दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। कोई भी अपनी संपत्ति से मनमाने तौर पर वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूति तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत धर्म प्रचार की स्वतंत्रता तथा धर्म या मत परिवर्तन की स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कोई धर्म को आप अपना भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं जिस धर्म को चाहे। अनुच्छेद 19 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रशासन में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद 23 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, जीविका के लिए पेशा चुनने, काम की उचित एवं अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने और बेकारी से सुरक्षित रहने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 24 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है।
यानी छुट्टी मिलने का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा जीवन स्तर कायम करने का अधिकार है जो उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं सुख के लिए पर्याप्त हो। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होगी। क्लियर। अनुच्छेद 27 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है। इस दृष्टि से असीमित अधिकारों की धारणा को अस्वीकार करते हुए कहा गया है कि अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता का उपभोग करने में प्रत्येक व्यक्ति को उन सीमाओं में रहना होगा जो कानून द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित की गई है कि दूसरों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का अपेक्षित सम्मान एवं प्रतिष्ठा हो सके और जनतांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक शांति तथा जन कल्याण के लिए समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यह भी उल्लेख कर दिया गया कि घोषणा पत्र द्वारा प्रदत्त अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के विरुद्ध किसी भी दशा में प्रयोग नहीं किया जाए। श्रीमती रूजवेल्ट ने इस घोषणा पत्र को समस्त मानव समाज के मैग्ना कार्टा का नाम दिया था। ठीक है। लेकिन घोषणा पत्र के यथार्थ स्वरूप पर पामर एवं पर्किंस के ये शब्द अधिक अच्छे रूप में प्रकाश डालते हैं। यह घोषणा केवल आदर्शों का प्रतिपादन है, कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई समझौता नहीं, परंतु यह एक महत्वपूर्ण आंतरिक दस्तावेज है। विश्व के विभिन्न देशों में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए 2 संगठन कार्य कर रहे हैं। पहला है मानव अधिकार आयोग और दूसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है। अगर आपसे ये ऑप्शन दिया रहेगा कि मानव अधिकारों की रक्षा करने वाला संगठन कौन सा है, मानव अधिकार आयोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल है, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखो, मानव अधिकार जो है यथार्थ स्थिति, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के बावजूद यह एक तथ्य है कि मानवीय अधिकारों के प्रसंग में विश्व के अधिकांश देशों में स्थिति संतोषजनक नहीं है। ठीक है। इतने सारे संस्था बने हैं फिर भी स्थिति जो है संतोषजनक नहीं है मानव अधिकार को लेकर। विश्व के तथाकथित लोकतंत्रीय देश अमेरिका और ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय अधिकारों की रक्षा की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों की संकुचित व्याख्या करते हुए असीमित शोषण का मार्ग अपना रहे हैं। ठीक है। लोगों का शोषण हो रहा है तो मानव अधिकार की अवहेलना हो रही है। अमेरिका नव उपनिवेशवादी नीतियां अपनाते हुए मानव अधिकारों को उल्लंघन करता रहा है। इसके अलावा साम्यवादी देशों में तो मानव अधिकार की धारणा ही दूसरी है, जो लोकतंत्र में उनकी रक्षा से तालमेल नहीं रखती। वैसे भी कुल मिलाकर साम्यवादी देशों में मानव अधिकार हनन की यथार्थता को नकारा नहीं जा सकता है। एफ्रो एशियाई तथा लातिनी अमेरिका के अधिकांश देशों में तानाशाही शासन है और इस कारण वहाँ की सरकारों तथा शासकों से इस संबंध में अधिक अपेक्षा रखना व्यर्थ है कि वे मानव अधिकार को अपनाएंगे। ठीक है, या फिर उसकी रक्षा करेंगे। आशा की किरण यह है कि विश्व के विभिन्न देशों में मानव अधिकारों के संबंध में विश्व जनमत लगातार जागरूक हो रहा है और विश्व के हर कोने में बसे बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं आदि ने मानव अधिकार रक्षा के लिए आवाज़ बुलंद की है। इतनी सारी असमानता होने के बावजूद, अन्याय होने के बावजूद भी कुछ लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनेता है, जो मानव अधिकार की रक्षा के लिए आवाज़ बुलंद करते, इसका समर्थन करते। इसके साथ ही गैर सरकारी संगठन मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में अधिक सक्रिय हो गए हैं। इस प्रकार के कुछ अधिक सक्रिय संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो मानव अधिकार की रक्षा की बात करते हैं। ठीक है, रक्षा करते हैं। कौन कौन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियाँ, वर्किंग ग्रुप ऑफ द कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द पॉलिटिकल कमीशन ऑफ जस्टिस एंड पीस तथा द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। भारत में इस दिशा में सक्रिय संगठन है। भारत का जो मानव अधिकार का एक्टिव संगठन जो है, ये देखिए कौन कौन सा है। नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए जनता का संघ PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जनता का संघ PUDR, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। भारत में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना के रूप में हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार का स्थापना कब हुआ है तो 1993 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? भारत में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये चैप्टर। वस्तुतः मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में गैर सरकारी संगठन ही अधिक प्रमुख भूमिका निभाते, यानी सरकारी संगठन से अच्छा कार्य कौन करते? गैर सरकारी संगठन। किसमें? मानव अधिकार की रक्षा के लिए।
उनसे जिस प्रकार की व्यापक दृष्टिकोण और निष्पक्षता तथा निर्भयता की आशा की जा सकती है वे डरते नहीं हैं, ठीक है। सरकारी संगठनों के लिए उसे अपना पाना संभव नहीं है। जन जागरूकता और गैर सरकारी संगठनों की निरंतर बढ़ती हुई सक्रियता के आधार पर आगे आने वाले समय में मानव अधिकारों के प्रसंग में अधिक संतोषजनक स्थिति की आशा की जा सकती है। तो अगर आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चाहिए अधिकार चैप्टर का तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। टेलीग्राम में आप शिक्षा लवर्स करके खोजेंगे तो मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी मैं इसका टेलीग्राम का, ठीक है। और अगर जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ऐसे ही एक एक करके सारे चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करवा दूँगी। इससे पहले भी मैंने 2 चैप्टर करवाया है आपका पॉलिटिकल साइंस का, सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, या फिर जनरल में भी अगर आप है और अधिकार चैप्टर आपको पढ़ना है किसी भी आप क्लास में है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कारगर साबित होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर जो कराया है वो है संप्रभुता, अद्वैत और बहुलवाद, जो आपका सॉवरेंटी, मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म है। और एक दूसरा चैप्टर कराया था समानता, इक्वालिटी। ये 3rd चैप्टर चल रहा है अधिकार, राइट्स। इसके बाद आप लोगों को जस्टिस भी पढ़ाना है यानी न्याय, और उसके बाद स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, इसके बाद लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। तो आपका जो कोर्स 2 है CC2 वो आपका कंप्लीट कराने के बाद CC1 भी कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।